दोस्तों, तकरीबन 34 साल बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। मोदी सरकार जो है जब से आई है, अगर पिछला टेन्योर देखें या अभी का टेन्योर देखें, कोई ना कोई घोषणाएं चलती ही जा रही हैं। चाहे देश में मुद्दे सुलझाने की बात हो या धारा 370 टूटने की बात हो, क्योंकि मेरे ही होम स्टेट में धारा 370 टूटी है, तो हम सब तो काफ़ी खुश हैं। तो चाहे धारा 370 टूटने की बात हो, ये सब जो है मोदी सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। बाकी सरकारें तो जैसे आया राम गया राम का तमाशा कर रही थी। अब ये शिक्षा नीति है कैसे? आपको एक बात का मैं यकीन दिलवा दूं, अगर ये शिक्षा नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है तो भारत को जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना जो है मोदी सरकार ने दिखाया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, वह पूरा होते हुए सबको जरूर नजर आएगा। शिक्षा नीति में बदलाव क्यों जरूरी था? क्योंकि हम अभी भी पुरानी नीति पे ही चल रहे थे। शिक्षा में जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हमारा जीने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो क्या हमारी शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ना चाहिए था? आपको याद होगा, जब आप अपने जमाने में नजर मार के देखिए कि हमारी खेल कूद के तरीके क्या होते थे। गुल्ली डंडा भी होता था और कंचे भी होते थे। तो क्या आज का बच्चा ये काम कर रहा है? नहीं। आज का बच्चा जो हाईटेक हो चुका है, मोबाइल पे आ गया है, यूट्यूब पे अपने वीडियो तक डालने लगा है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बना के दूंगा कि कैसे फॉरेन के बच्चे देखो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना के। तो हमारे इंडिया के बच्चे में प्रतिभा है। जो आप जो है ये हमारे चैनल्स पे प्रोग्राम आते हो, छोटे छोटे बच्चे कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा में ये चीज जो है वो लागू नहीं है। उन बच्चों को परफॉर्म करने के लिए टीवी पे बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार स्कूल वाले परमिट ही नहीं करते। लेकिन अब शिक्षा नीति में ये सारे बदलाव किए गए हैं और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है इस सरकार की। आइए हम नजर मारते हैं कि ये शिक्षा नीति है क्या, क्योंकि मैं इसके खाली एक ही पहलू नहीं दूंगा, इसमें कुछ मेरी रिजर्वेशन भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। शिक्षा नीति जो है, पुरानी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जो राजीव गांधी सरकार ने लागू की थी। उससे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इसको नाम चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स जो आदमी है उसको भी संसाधन का रूप दिया गया। वैसे तो आदमी संसाधन नहीं है, लेकिन शायद वो सरकार का अपना एक मत हो सकता है। काफी रिजेंटमेंट भी हुई और लेकिन अल्टीमेटली वो चलती गया, सरकार उनकी काफी दे रही। लेकिन अब क्या हुआ, वापस जो है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया और अब हमारे यहाँ एचआरडी मिनिस्टर नहीं होगा, उसको एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। और होना भी चाहिए, जो शिक्षा का मंत्री है उसको शिक्षा का ही मंत्री कहलाने का और हक है, बोलने का हमें भी यही हक होना चाहिए कि हम उसको शिक्षा मंत्री ही कहें। अब सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे चेंज किया गया? वो चेंज किया गया है 5+3+3+4 के सिस्टम में। 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है? अप टू सेकंड, मतलब 3 साल से लेके बच्चे को जो है अप टू सेकंड क्लास तक उसको इस हिसाब से एजुकेशन दी जाएगी कि वह ज्यादा जो है खेल कूद में ही व्यस्त रहे, खेल कूद के तरीकों के माध्यम से उसको पढ़ाया जाएगा। उन पे ज्यादा बोझ नहीं होगा कि वह क्या करें, कि ज्यादा किताबों का बोझ नहीं होगा, सिर्फ इतना बोझ होगा कि वह अपने जो शुरुआती एजुकेशन है उसको जो है अच्छे से एंजॉय कर सकें, ना कि उसको वह बोझ समझे। क्लास 3 से 5 तक जो एजुकेशन है उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा कि भविष्य की एजुकेशन कैसे होगी, कैसे आगे वो करना है। 3rd 4th 5th या आगे के 3 क्लासें होंगी और इसमें उनको बेसिक नॉलेज दी जाएगी कि आपको जो है आगे क्या है, कैसे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। आगे के 3 साल 6 से 9 तक के लिए काफी अच्छा है। इनको कोडिंग तक की सिखाई जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स का इनके लिए होगा।
इवन इंटर्नशिप का भी प्रावधान डाला गया है। कैसे लागू होता है मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन देखने में तो ये शिक्षा नीति काफी अच्छी है, क्योंकि बच्चे की रुचि के हिसाब से जो है उसको स्ट्रीम दी जाएंगी। अगर ऐसा सोचा गया कि कई बच्चे का काम जो वोकेशनल में उनको सिखाया जाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा कारपेंटर का किसी को होगा, किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज में कम इंटरेस्ट है, मतलब तकरीबन 250 टाइप के ज्यादा वोकेशनल कोर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन एक 6 क्लास का बच्चा या 7th 8th का बच्चा इसको कितना समझ सकता है मुझे अभी पता नहीं है। शायद आपको पता होगा कि आपके बच्चे में क्या प्रतिभा है, और मुझे लगता है कि इससे जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। 9th से 12th तक की एजुकेशन पे, बोर्ड्स एग्जामिनेशन पे स्ट्रेस कम हो उनका, कि बोर्ड का जो है थोड़ा सा जो एक बच्चे पे हावी रहता है वो हावीनेस को कम करने के लिए 9th और 12th की एजुकेशन में भी चेंज किया गया है। अब क्या होगा कि 9th और 12th के लिए उनको बताया गया कि बच्चा जो है उसको किसी भी विषय के बारे में गहरी समझ इस हिसाब से उसको तैयार किया जाए कि वह गहरी समझ रखे और आने वाले टाइम में जो है रिसर्च और दूसरी एक्टिविटीज में क्या करे, अपना योगदान दे सके। उनको जीवन में कौन से बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं उनसे ये समझा जाएगा और उनको उसके लिए तैयार किया जाएगा। इस सारी चीज में एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अब नया ग्रेडिंग सिस्टम है, उस ग्रेडिंग सिस्टम में खाली टीचर ही असेस नहीं करेगा बच्चे को, बच्चा खुद भी अपने आप को असेस करेगा। अब खुद असेसमेंट पे बात आएगी तो कोई भी वो बोलेगा मैं तो हर स्ट्रीम में ही अच्छा हूं, लेकिन काफी अच्छी पहल है ये कि मेरे में कितनी काबिलियत है ये मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट पे भी जोर दिया गया और इवन इस चीज पे भी जोर दिया गया कि आपके जो बच्चे के सहपाठी हैं, जो क्लास के उसके इष्ट मित्र हैं, वो भी उसकी प्रतिभा को क्या करेंगे, असेस करेंगे, उसको मूल्यांकन करेंगे और फिर एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा। वहीं उन बच्चों के लिए जो साल में सिर्फ ये सोचते थे कि मुझे आखिर में पढ़ना है, अब एनुअल एग्जामिनेशन से हट के 9th से 12th तक के लिए ऐसा प्रोविजन बनाया जा रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम होगा जो 6-6 महीने का होगा। तो वह बच्चे जो ये सोचते थे कि चलो यार पूरा साल मस्ती मारें, आखिर में हम पढ़ लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। वैसे भी मुझे लगता है कि आज भी जो हम एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है वो 6 मंथ क्या, वो तो स्कूल वाले प्राइवेट वाले तो यूनिट टेस्ट तक लेते हैं हर 15 दिन महीने के बाद, और वैसे ही उनके जो है बच्चे को अपने आगे की एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। अब देखना यह है कि सरकारी स्कूलों में ये कैसे लागू किया जाता है, क्योंकि जो दिक्कत है आज भी, जो एजुकेशन की दिक्कत है वो सरकारी स्कूलों की ही दिक्कत है, हायर एजुकेशन की दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है कि जो शुरुआती एजुकेशन है उसमें मीडियम जो है वो हिंदी होगा, रिजेंटमेंट भी है इस पे, या ये आपका जो है रीजनल लैंग्वेज होगा। आल्दो ये चीज आज भी चल रही है कि सरकारी स्कूलों में या छोटे या आपके जो स्टेट में स्कूल हैं वहां पे रीजनल लैंग्वेज पे या हिंदी पे ही स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश की अनिवार्यता, इंग्लिश अब एक सब्जेक्ट बन के रह जाएगा, लेकिन कैसे ये होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा मुझे पता नहीं है। ये देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि ये शिक्षा नीति कैसे इसको इंप्लीमेंट करवाती है, क्योंकि आज भी पेरेंट्स का झुकाव किस तरफ होता है, जहां पे इंग्लिश ज्यादा सिखाई जाती है। तभी आप सबने एक नोट किया होगा कि कॉन्वेंट में एडमिशन लेना सबसे मुश्किल है और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना सबसे आसान है। मुश्किल क्यों है कॉन्वेंट में? क्योंकि इंग्लिश मीडियम होने के कारण, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होने के कारण, जितने मतलब आप कह सकते हो ऑफिसर जो लेवल के जो एक तबका है, उनकी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा जो है कॉन्वेंट में ही पढ़े, चाहे उसके लिए वो किसी भी तरह की सिफारिश लगाने को तैयार रहते हैं, और इवन मंत्रियों तक से भी फोन करवाना पड़ता है अच्छे कॉन्वेंट में एडमिशन लेने के लिए। कॉन्वेंट खोले गए थे एज ए मिशनरी स्कूल की गरीब बच्चों को पढ़ाई दिए जा सके, तो आज आप समझ भी सकते हैं कि कितने गरीब बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। तो शिक्षा का जो कमर्शियलाइजेशन है, इसके ऊपर क्या बोला गया? इसके ऊपर बोला गया कि आप स्कूल और कॉलेजों को मनमर्जी की फीस लेने से रोका जाएगा। आने वाले टाइम में एक नेशनल फीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कैसा स्वरूप होगा, कैसा रंग होगा, क्या होगा, उस पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर सरकार ने ऐसा सोचा है तो यह काफी सराहनीय कदम है। अब हायर एजुकेशन में जो है वो
पैटर्न क्या होगा उसको बोला गया है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लेवल। इसके लिए एक स्पेशल कहा जा रहा है कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल आएगा, सारे प्रावधान अगले साल से लागू किए जाएंगे। मल्टी लेवल मल्टी एग्जिट लेवल क्या है, इसमें मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने बीए में एडमिशन ली, उसका मन नहीं करता एक साल में पढ़ाई करने के बाद कि यार मैं ये स्ट्रीम छोड़ के कोई और स्ट्रीम ले लेता हूं, तो उसको क्या मिलेगा, उसका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसको उसके लिए डिप्लोमा अवार्ड किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 3 साल की जो बीए होगी उसका ये स्टैंडर्ड होगा कि शायद किसी ने नौकरी करनी है तो वो 3 साल की बीए कर ले, किसी ने रिसर्च करनी है तो वो 4 साल की बीए कर ले, 1 साल पे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी, और अगर किसी ने 4 साल का किया तो उसको रिसर्च डिग्री मिलेगी। अब उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल देना पड़ेगा और पीएचडी के लिए 4 साल देने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली एमफिल का जो है वो खत्म किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी ने मेडिकल रखा है या किसी ने साइंस रखी है, साइंस के साथ वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, हालांकि आज भी कई जगह कई कॉलेजों में ये सिस्टम प्रिवेल कर रहा है कि अगर आप जो है कोई और एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में कि आप अगर केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। वैसे पढ़ना कौन चाहेगा केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग विषय है। एक पैरामीटर रखा जाएगा अक्रॉस द कंट्री सिंगल स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए। देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये देखना बाकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, पैरामीटर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। सरकार का कहना है कि जीडीपी का 6% हम हायर एजुकेशन पे खर्च करेंगे, जो वाकई सराहनीय है, लेकिन प्रैक्टिकल में खर्च कितना होता है, ग्राउंड पे कितना लगता है, ये देखना पड़ेगा। आज जो है हमारा जीडीपी का 4.3% लग रहा है, लेकिन हालात क्या है वो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्शन है, जो रिश्वतखोरी है, ये सिस्टम को कितना आगे लेके जाने देगी, कितना इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी, मुझे उसमें भी अभी समझ नहीं आ रही। क्योंकि बिल बनाना एजुकेशन के लिए, अगर आप देखें बच्चे को 6th से वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चे के लिए प्ले वे का मेथड, बच्चे के लिए सब कुछ, बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चे को इंटर्नशिप, अगर सब कुछ मिलेगा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम एक जो डेवलप कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले जो है आके खड़ी हो जाएगी। तकरीबन 100 फॉरेन यूनिवर्सिटियों को परमिशन दी जा रही है कि वो इंडिया में अपने कैंपस खोल सकें, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बिजनेस का बहुत बड़ा हब है। लेकिन एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि क्या ये लोग वाकई शिक्षा इंप्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड होंगे या पैसा बटोरने में इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा है कि आज जो शिक्षा है वो 15 साल पहले जो एजुकेशन जिसका स्टैंडर्ड था, आज वो उससे काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आज स्कूलों पे कम, कोचिंग सेंटर पे ज्यादा स्ट्रेस होता है। पेरेंट जो हैं हर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ये ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसलिए जो है वो उनको कोचिंग सेंटर में दाखिल करवाते हैं। वहीं आप देखोगे कि इंडिया का ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब था, ऑल्दो एजुकेशन सिस्टम पहले भी अच्छा था, लेकिन इसको करप्शन ने मारा, इसको ब्यूरोक्रेसी ने मारा। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट चाहते तो अपने बच्चों को अगर वो सरकारी स्कूल में डालते तो एजुकेशन सरकारी स्कूलों की भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट था प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का इंटरेस्ट था पैसा इकट्ठा करने में और अपने बिल्डिंग और जायदाद बनाने में। इससे एजुकेशन को क्या लगा, सेटबैक लगा। आज आप देखिए बायजूस और जितने ये आपके प्राइवेट ट्यूटोरियल्स और कॉलेज खुले हैं, आज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए कहां से बना, ये उन्हीं बच्चों से बना है। स्कूल वालों ने अलग पैसे बनाए, कोचिंग वालों ने अलग बनाए, किताब बेचने वाले ने अलग बनाए, क्राफ्ट बेचने वाले ने अलग बनाए। सब ने क्या किया, माँ बाप को एक मशीन की तरह निचोड़ा, जिसपे सरकार का कोई भी चेक नहीं है। और नई शिक्षा नीति में ऐसा भी मैंने कुछ भी देखने में नहीं आया। दूसरी चीज, अगर बच्चा मान लीजिए इंडिया से लोन लेता है, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाता है, रिजर्वेशन क्या है, अगर बच्चे को भारत सरकार ने फैसिलिटी दी, लोन उसने लिया,
जो आपकी गारंटी है वो भारत सरकार ने दी। बच्चा फॉरेन में एजुकेशन लेने जाता है तो वो फॉरेन का होके रह जाता है। दूसरा, हायर एजुकेशन में आईआईटी, एमआईटी, ये जो यूनिवर्सिटी से बच्चे जाते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, या तो फॉरेन निकल जाते हैं या कोई अपना ऐसा धंधा शुरू कर लेते हैं जिसमें सिर्फ इन्हीं को ही मलाई खाने का हक मिले, देश के प्रति इनका कोई भी रोल नहीं रहता। एग्जाम्पल कुछ मैं आपसे यहां शेयर करना चाहूंगा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप देखिए, विक्रम शंकर पंडित, नाम मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने सुना होगा। किसी टाइम ये सिटी बैंक के, जब सिटी बैंक बिल्कुल डूब चुका था, उसका शेयर का भाव जो है एक चाय के कप के बराबर आ चुका था, तो उन्होंने तकरीबन 2009 में विक्रम शंकर पंडित को अपना सीईओ नियुक्त किया। विक्रम शंकर पंडित ने सैलरी कितनी ली? मात्र $1। उन्होंने कहा जब तक सिटी ग्रुप जो है ये प्रॉफिट में नहीं आता, मैं $1 सैलरी लूंगा, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको प्रॉफिट में लाया। तो ये थी इंडिया का टैलेंट। फिर आपने सुना होगा सुंदर पिचई, नाम सबने सुना होगा। गूगल के सीईओ हैं, कहां के हैं? इंडियन बॉर्न है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने क्या किया, अपनी एजुकेशन ली, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चले गए। जैसे जिसका भी चांस लगे वो जाता ही है। अब वहां क्या हुआ, वे वहीं के ही होके रह गए, और आज क्या है, गूगल, और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ। और इनकी सैलरी क्या है? सैलरी पैकेज है इनका साल का, जो 2019 में था $281 मिलियन, विच इज इक्विवेलेंट टू 2145 करोड़ इंडियन रुपीज। ये आपके पास सेकंड एग्जांपल थी। थर्ड एग्जांपल देता हूं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। कहां के थे इन्होंने? कहा हैदराबाद से की थी, और उसके बाद जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की। बाद में विदेश जाने का मौका मिला और वहीं के होके रह के। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट, कहां चले गए? यूएसए। उसके बाद शांतनु नारायण सीईओ हैं, किसके हैं? एडोबे के। कहां के हैं? इंडियन है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लोग हैं, जितने मैंने नाम गिनाए, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आज जो है यूएस और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें थोड़ा सा टाइम, साल 2 साल जो है भारत में, हिंदुस्तान में देना चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान को भी ग्रेट बना सके। ग्रेट बनाने के लिए यहां कौन रह गए? एक हमारे पॉलिटिशियंस और एक हम और आप। अब हम और आप जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है वो सब आप जानते ही हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल यह है कि अटल बिहारी जी की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत लगाव था, उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म के लिए मेजर चंक था। उसके बाद मनमोहन जी की सरकार आई, बहुत प्यार था, 1-2 पैकेज दिए। पैकेज भी इतने थे कि जो एक छोटी मोटी स्टेट का पूरा बजट होता है 70-70, 80-80 हजार करोड़ के, 30,000 करोड़ का पैकेज चला, फिर ये 70 का बना, फिर ये ऐसे होता गया। और उसमें से मेजर चंक था इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म के लिए। और आप मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने भी अच्छा पैकेज दिया स्टेट को। अब तो यूटी बन चुकी है, तो अब आप खुद ही समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। बोलना ये चाहता हूं कि बिजली जो है ये वही की वही रही, कोई सुधार नहीं, कोई कुछ नहीं। वो पैकेज कहां गया किसी को कुछ पता नहीं है। तो अगर यही नीतियां बनती रही और कागजों में बनती रही, ये तो था करोड़ों रुपए के पैकेज की कहानी जो मैंने अपने मुंह से सुनाई है। अब आप अपने इर्द गिर्द नजर मारेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द भी यही सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं, ये शिक्षा नीति इतनी अच्छी है कि इसमें ये हमारी कंट्री को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ती, अगर इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाए। बशर्ते कि इंप्लीमेंट करने वालों में क्या हो, जुनून हो, जोश हो। जैसे कोरोना का शुरू में बोला गया कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और आज आप देख रहे हैं 50-50 हजार से ज्यादा केस आ रहे हैं। एक बैठा है दिल्ली में, हस्बैंड बैठा है जम्मू में, दूसरा बैठा है बॉम्बे में, कोई आपस में जुड़ नहीं पा रहे। टेस्ट करवा के जाओ, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। इंप्लीमेंटेशन, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई मीन टू से, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। जितने नाम मैंने लिए, छोटा बच्चा जब कोडिंग सीखेगा, लेकिन सिखाएगा कौन? कोडिंग जो है ये कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक साइंस, ये मैंने अपने कई वीडियो में डिस्कस भी किया है।
इसको सिखाने के लिए आपको टीचर भी वैसे चाहिए। क्या वो टीचर आपका 5, 10, 15 हजार रुपए में प्राइवेट स्कूल में काम करेगा? क्या आपके पास आज की डेट में ऐसे सरकारी स्कूल में टीचर हैं जो कोडिंग सिखा सकेंगे क्या? और लेकिन इंप्लीमेंट करना है, अगर विल पावर है, काम करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है काफी बेस्ट है। देखने के लिए इसमें एक विजन है, एक सोच दिखाई देती है, झलकती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है मुझे अभी उस पर थोड़ा सा डाउट है, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है वहां पे दिक्कत हमेशा आ जाती है। एक और एग्जांपल मैं वीडियो खत्म करने से पहले लेना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सरकार ने 2 साल पहले कहा कि हमारा जो है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इतना है, लेकिन आप जानते हैं कि वो पूरा नहीं हो सका। लास्ट ईयर भी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। अभी तक बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली, और भी कई कंपनियों की डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली। हकीकत क्या है आप सब जानते हैं। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, मोदी सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, इस पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है, ब्यूरोक्रेसी करने देगी, नहीं करने देगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जो है ये आपको और मुझे मिलके ढूंढना है। दूसरा, शिक्षा नीति में होना तो क्या चाहिए था, जो मैं बहुत देर से सपना देख रहा था। दोस्तों, आपको पता है कि एक जो किताब जो आप अपने बच्चे के लिए लेते हो, जिसके ऊपर 300, 400, 500 रुपए एमआरपी होता है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगर आप में से किसी को शक होगा मुझे आप बताइए, मैं आपको ये पूरे का पूरा प्रूव करके बताऊंगा। 50 रुपए से ज्यादा कोई किताब प्रिंट नहीं होती, 50 रुपीज। कोई जो है कॉपी 15 रुपए से ज्यादा नहीं बनती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप खुद किसी प्रिंटर के पास जाके रेट कोड करवा के देख सकते हैं। 50 रुपए वाली किताब आपको 500 रुपए में मिल रही है, 15 रुपए वाली कॉपी आपको 40 रुपए में मिल रही है। कहां है शिक्षा नीति पे, क्या बोला गया है? यह भी शिक्षा नीति का पार्ट होना चाहिए था कि हम जो है एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेक्स्ट बुक के नाम पे लूट नहीं होने देंगे। दूसरा, जब आप एंट्रेंस देते हो उस पे कुछ होना चाहिए था। अभी उस पे मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं शिक्षा नीति का पार्ट बनाया गया। एक बच्चा जब एंट्रेंस देने जाता है अपनी 10th 12th के बाद, अच्छा ये हुआ है कि अगर किसी को अब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी तो उस पर सरकार ने ये कहा है कि उसका एक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आफ्टर 12th। अगर उसके नंबर कम है, उसमें उसके क्या नंबर होंगे और जो उसके 12th में जितने नंबर आए होंगे उसको कंबाइन करके उसको आगे की एजुकेशन के लिए दाखिला दिया जाएगा। बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता था कि फार्म की कीमत 100 रुपया 200 रुपये होनी चाहिए। 2,000 रुपए का एंट्रेंस का फार्म। एक बच्चे ने जिसने 5 फार्म भरने उसको 10,000, 5,000 से 10,000 से 15,000 रुपया चाहिए मात्र 5 फार्म भरने के लिए। ये भी डिस्कस होना चाहिए था शिक्षा नीति में। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए हमें ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत है जिसमें हर पैरामीटर पे डिस्कस होना चाहिए था, और उम्मीद है आने वाले टाइम में मोदी सरकार इस पे भी काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मैं यहीं खत्म करूं क्योंकि लंबा हो चुका है। मेरे पास डिस्कशन के लिए टाइम की कमी नहीं है, लेकिन आपको देखने में दिक्कत होगी क्योंकि आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी हो। तो फिर कभी किसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई सुझाव होगा या कोई मशवरा होगा या शिक्षा नीति पे आपने कुछ बोलना होगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हो सका तो हम इस पे एक फुल फ्लैज डिबेट करेंगे ऑनलाइन आने वाले टाइम में। यूट्यूब पे स्पेशल सेशन भी मैं लाइव प्लान कर सकता हूं, या आप बोलेंगे तो मैं एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए ला सकता हूं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है आपका प्यार जो है वो बरकरार रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।